Hello all, welcome to Chemistry कक्षा। सबसे पहला चीज हम तुमको ये बोले कि ट्रांजिशन मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या? ट्रांजिशन मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहां तक बात अगर क्लियर है तो जो पहला सवाल होगा वो ये कि क्यों शो करता है। तो जो डायरेक्ट आपको इसके लिए समझना है, जो अभी हम तुमको ये चीज बताएं कि ट्रांजिशन मेटल के केस में वैलेंस सेल का एस सब सेल जो है वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा ही, उसका इलेक्ट्रॉन। उसके साथ साथ जो पेनल्टीमेट सेल का डी ऑर्बिटल था, क्योंकि हम लोग क्या कहते थे, याद करो, और इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है या वैलेंस सेल अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है तो वैलेंस सेल तो जो आउटर मोस्ट का एस सब शेल है वो हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबली, कहीं कहीं पर 1 इलेक्ट्रॉन। और जो इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है वो भी बॉन्डिंग में जाएगा, तो यहाँ इनकम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल n-1d था, याद करो, d1 से d9 अगर हम ट्रांजिशन मेटल के लिए बात कर रहे थे, क्योंकि d10 में फिर ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। और d10 वाला यानी जिंक कैडमियम, इसलिए हम लोग कहते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता। लेकिन जो ट्रांजिशन मेटल है, स्यूडो ट्रांजिशन नहीं, हम कह रहे ट्रांजिशन मेटल है, उसमें तो ये भी आपका इनकम्प्लीटली फिल्ड है और ये तो ख्याल वैलेंस सेल है ही। तो कहते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए शो करता है क्योंकि ns इलेक्ट्रॉन के साथ साथ n-1d इलेक्ट्रॉन भी केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। देखो कि तुमको ये बात अच्छे से समझ में आया कि हम n-1d इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन क्यों कह रहे हैं, जो तुमको हम अभी थोड़ी देर पहले दिखाए कि n-1 यानी पेनल्टीमेट सेल का जो d ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है, वो सिर्फ स्यूडोनोबल कॉन्फ़िगरेशन में d10 हो रहा है, अदरवाइज वो पार्शियली फिल्ड है, तो वो भी बॉन्डिंग में जाएगा और इसीलिए एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सवाल है कैसे? तो हम कहेंगे देखो, कायदे से तो सबसे पहले इसको जाना चाहिए, जैसे हम आयरन का ही एग्जाम्पल ले रहे थे, या मान लो कोई मैग्नीज का एग्जाम्पल ले, सपोज Mn का एग्जाम्पल ले। Mn हम लोग एटॉमिक नंबर क्या लिखते हैं? 25। आप कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? आर्गन 4s2 3d5। अब चीजों को थोड़ा ध्यान से समझो। अगर ऐसे देखो, जो तुम्हारा अब तक का एस और पी ब्लॉक का कॉन्सेप्ट था, अगर उसके अकॉर्डिंग देखो तो मैग्नीज या कोई भी एलिमेंट अपना वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन लूज करता है। वैलेंस सेल मतलब 4s, इसको ये इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए और क्या बनाना चाहिए? Mn2 प्लस। वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, यानी ये कह सकते हो कि जो एस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल के एस सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब इन्वॉल्व होता है बॉन्डिंग में तो उसके करस्पॉन्डिंग जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है, हम लोग उसको कहते हैं लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। और ये जो है वो कॉमनली यानी जनरली ये कितना आएगा, जिसको हम लोग कह भी रहे कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये +2 आएगा, क्योंकि एस आप S2 लिखते हैं। कहीं कहीं पर स्टेबिलिटी के लिए आप 1 लिखते हैं, तो कभी कभी जो है वो क्या हो सकता है, जैसे मान लो कॉपर के लिए, तो कॉपर में क्या होता था? +1। क्यों? क्योंकि कॉपर आप लिखते थे क्या? S1D10, यही ना लिखते थे, 4s1 3d10। तो कॉपर +1 इसीलिए दिखा रहा है कि ये हटने के बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या हो जा रहा है? स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी D10 कॉन्फ़िगरेशन उसका हो जा रहा है। अब उसके बाद कह रहे कि जब हम Mn2 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा करके जब हम Mn2 प्लस बना भी देंगे, तो Mn2 प्लस यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3d5। नो डाउट दिस इज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल डी ऑर्बिटल है। लेकिन तुम पढ़े हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो भी तो कोवलेंट बॉन्डिंग में जाता है, वो भी तो शेयरिंग में जाता है, वो भी तो रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, बिकॉज ऑर्बिटल स्टेबल तभी होगा जब उसका सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो।
तो इस कारण से यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है, तो ये पांचों भी बॉन्डिंग में जाएगा। तो जब हम लोग S और D N-1D दोनों इलेक्ट्रॉन के पार्टिसिपेशन को कंसीडर करते हैं, तब जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है दैट इज कॉल्ड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट corresponds to S electron as well as N-1 D electron जो भी बॉन्डिंग में जाता है। अगर उस लिहाज से तुम यहाँ मैग्नीज के केस में देखोगे तो यहाँ का D मतलब 5 और ये 2 7, यानी अगर कोई पूछता कि मैग्नीज का ठीक है चलो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, अगर हम तुमसे कहते हैं कि व्हाट इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में आप S और D दोनों लेते हैं और फिर ये कितना कहते हैं आप +7 कहते हैं। क्योंकि हम लोग कह रहे हैं कि जहां पर D ऑर्बिटल फुलफिल्ड रहेगा यानी D10 रहेगा, वहां क्योंकि D जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा बॉन्डिंग में, सिर्फ S पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल इसलिए शो करता है बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीटली फिल्ड, या आप कह सकते हैं बिकॉज दे हैव पार्शियली फिल्ड D ऑर्बिटल। देखो ये दोनों एक ही चीज हुआ, D N-1 D सबशेल जो है वो इन्वॉल्व कर रहा है बॉन्डिंग में या पार्शियली फिल्ड D ऑर्बिटल है, ये दोनों एक्चुअली एक ही चीज हुआ। अगर D ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है तभी तो वो इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में, तो या तो ऊपर वाला रीजन लिखिए या नीचे वाला रीजन लिखिए, बात एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एक और जो कारण हम लोग कहते हैं वो ये कि अगर मान लो इस दोनों के बीच का एनर्जी गैप बहुत होता तब ये पॉसिबिलिटी नहीं होता। तो ये भी कहते हैं कि क्योंकि NS और N-1 D सबशेल के बीच का जो एनर्जी गैप है, यानी तीसरा एक रीजन कहते हैं ड्यू टू नेग्लिजिबल एनर्जी डिफरेंस और लो एनर्जी डिफरेंस बिटवीन NS एंड N-D ऑर्बिटल्स, दोनों के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम है, इसीलिए वो दोनों इन्वॉल्व हो पाता। अगर गैप बहुत होता तो एक बार वैलेंस सेल वाला लूज होता, जैसा कि हम लोग पी ब्लॉक में कहते थे, याद करो कि हेवियर मेंबर जो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता था उसमें यही कहते थे ना, आउटर मोस्ट सबसेल पी सबशेल इन्वॉल्व होता था और एस नहीं हो पाता था, पेनिट्रेशन उसका थोड़ा ज्यादा है न्यूक्लियस में, और एस और पी के बीच का एनर्जी गैप जो है वो थोड़ा ज्यादा होता था नीचे वाले हेवियर मेंबर। यहाँ पर कह रहे हैं कि दोनों के बीच का एनर्जी गैप कम है, इसीलिए आसानी से दोनों ही पहले वैलेंस सेल का एस सबशेल और फिर N-1 D, अगर D पार्शियली फिल्ड है तो जैसे कि यहाँ D5 पांचों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पांचों जाएगा। नेक्स्ट हम लोग ये कहते हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो हम पहले ही ये बात तुमको बताएं कि पॉइंट्स को ना एकदम सिलसिलेवार कनेक्टिंग पॉइंट्स बना करके उसको ध्यान रखोगे तो तुमको सारा कुछ ही समझ में आएगा। मैंने पहले क्या कहा कि S इलेक्ट्रॉन के साथ साथ N-1 D इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका D पार्शियली फिल्ड है ट्रांजिशन मेटल के केस में। फिर मैंने क्या कहा कि अगर सिर्फ S इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में जाता तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, करस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगा। देन आई सेड कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमनली दो ही होगा, क्यों दो होगा, इसलिए क्योंकि S सबसेल में जो है वो दो ही इलेक्ट्रॉन आप जनरली रखते हैं, मगर कभी कभी जैसे कॉपर में पूछा जाएगा कि 1 क्यों होता है, तो उसके पीछे कारण ये है कि कॉपर के आउटर मोस्ट सेल में एक ही तो इलेक्ट्रॉन है एस सबशेल में, और एक बार Cu प्लस बन गया तो उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3d10 जो कि स्टेबल है क्योंकि ये फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल है या स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसीलिए Cu प्लस जो है वो बनता है। उसके बाद जो तुमसे दूसरा क्वेश्चन होता है यही इसी से रिलेटेड, वो ये होता है कि ये जो हम कह रहे हैं कि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसमें एक एक्सेप्शन आपका आता है एंड दैट एक्सेप्शन इज स्कैंडियम Sc। सवाल है स्कैंडियम को हम लोग एक्सेप्शन में क्यों ले रहे हैं,
तो हम कहेंगे देखो स्कैंडियम यहाँ भी एक्सेप्शन है और स्कैंडियम यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। यहाँ पर भी हम लिखेंगे एक्सेप्शन में कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करता कौन कौन, एक स्कैंडियम जो कि हमेशा +3 स्टेट ही शो करता है। तुमसे क्वेश्चन होगा क्यों, आते हैं सारे क्वेश्चन पे। उसके बाद जो आपका स्यूडो ट्रांजिशन मेटल था, जो आप जानते हैं जिंक, कैडमियम, ये सब केवल क्या दिखाता था, +2 स्टेट दिखाता था। तो सवाल है कि क्यों, तो ये तो आप जानते हैं कि इसमें आपको D10 कॉन्फ़िगरेशन आता था, लेकिन स्कैंडियम +3 क्यों दिखाता है और सिर्फ एक ही स्टेट क्यों दिखाता है? तो जो मैंने पहले अभी कहा कि अगर आप स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, आप लिखते हैं आर्गन 4s2 3d व्हाट 3d1, ठीक है। अगर ये +2 बनाता, +2 होने से ये तुम हटा दोगे और D1 रह जाएगा, और तुम ये जानते हो कि D1 से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, D0, क्योंकि D0 मतलब नोबल कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। और ये पहले भी बताए कि अगर अगल बगल वाला ऑक्सीडेशन स्टेट नोबल गैस का है तो वो बीच के ट्रांजिशन स्टेट पर रुकेगा ही नहीं, वो सीधा चला जाएगा कहाँ, वो +2 पे रुकेगा ही नहीं। क्योंकि +2 से +3 में जाने के लिए +2 अगर ऐसा होता, ये होता नहीं है, लेकिन अगर होता तो ये आता D1। अब यहां से जो 3 आप जाएंगे उसमें जो आपको एनर्जी लगेगा, देना पड़ेगा एनर्जी नो डाउट, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एनर्जी तुमको यहाँ पर रिलीज होगा जब ये D1 से कहां पर चला जाएगा, D0। तो इसीलिए ये क्योंकि आपका एक्स्ट्रा स्टेबल स्टेट हुआ, ये नोबल कॉन्फ़िगरेशन, 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए मतलब 21 - 3, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन का नोबल कॉन्फ़िगरेशन, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो एक बार जब एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो उसके बाद फिर 2+ में रुकने का कोई मतलब ही नहीं है। तो स्कैंडियम इसीलिए सिर्फ एक ही स्टेट शो करता है, +3 स्टेट। उसके केस में आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 नहीं कहते, बाकी सब में आप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 कहते हैं। एक आध जगह पे 1 भी होता है, जैसा कॉपर का हम एक एग्जांपल तुमको दिए। अब जब तुम लोअर और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट समझ गए तो सवाल है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का नेचर, मतलब इस ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड कैसा होगा। ये मैग्नीज के लिए 7 है, बाकी सबके लिए 7 नहीं है। जैसे अगर मान लो हम पूरे सीरीज को ही लिख रहे हैं और तुमको समझा रहे कि देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे जाता है। तुम्हारे पास स्कैंडियम था, तुम्हारे पास टाइटेनियम था, तुम्हारे पास वैनेडियम था, क्रोमियम था, मैग्नीज था, उसके बाद आयरन था, कोबाल्ट था, निकल था, कॉपर था और फिर जिंक था। ट्रिक याद है ना, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फी कॉइन, निकल, कॉपर और जिंक के, ठीक है। तो यहाँ आप जो लिखते थे, केवल देखो ध्यान से, ये S2 होता था, हम नहीं लिख रहे 4s3d, वो अब तक तुमको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इतना सारा लेक्चर तुम देखे हो, कॉन्फ़िगरेशन सारे प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है, भले इनडायरेक्टली लेकिन इन्वॉल्व है। टाइटेनियम आप लिखते थे 4s2 3d2, 4s2 3d3, क्रोमियम लिखते थे 4s1 3d5, ये आप लिख रहे हैं 4s2 3d5। अब यहाँ से आप लिख रहे हैं 4s2 3d6, तो ये क्या हम बताना चाह रहे थे, 3d7 3d8 3d10, यहाँ 4s1 कर दे रहे थे और ये हो जा रहा था 3d10। तो यहाँ क्योंकि 10 हो गया, हम एक बार फिर से कह रहे हैं, हम शुरू में ही तुमको ये चीज बताए कि पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल के वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। क्योंकि जिंक के केस में डी इज फुल्ली फिल्ड, तो जिंक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, यानी उसका डी जो है वो नहीं जाएगा बॉन्डिंग में। सिर्फ एस के लिए आप कहेंगे कि एस वाला करस्पॉन्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, इसीलिए जिंक एक ही स्टेट शो करता है +2। दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है, स्कैंडियम एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +3, ये +2 नहीं बनाएगा क्योंकि ये 2 जाने के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है, उसको भी लूज करेगा, और +3 स्टेट करिस्पॉन्ड्स टू D0 कॉन्फ़िगरेशन। D0 मतलब नोबल कॉन्फ़िगरेशन और D10 मतलब स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब जब तुम यहाँ से आते हो तो देखो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इसको 2 शो करना चाहिए क्योंकि आउटर मोस्ट सेल जो है उसमें 2 है, तो ये हम +2 +2 लिख रहे हैं।
ठीक है, केवल देखो कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन जब तुम यहाँ हाईएस्ट देखोगे तो S के साथ साथ D भी लोगे, क्योंकि D का तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 अप टू 5 तो पेयरिंग होना नहीं है ना। 2 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 मतलब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 मतलब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स व्हाट, 4। ठीक है, तो टाइटेनियम जो है वो 2 3 4 सारा स्टेट शो करेगा। वैसे ही वैनेडियम के लिए देखो 3 और 2 5 हो गया हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 2 3 4 5 सारा स्टेट शो करेगा। क्रोमियम में आ जाओ, 5 और 1 कितना हो गया 6, तो ये 2 से लेकर के 6 तक सारा स्टेट शो करेगा, इनफैक्ट 1 से कहो। और जब तुम मैग्नीज में आते हो तो फिर ये 2 से लेकर के 7 तक, 5 और 2 7 तक सारा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन जैसे ही आप आयरन में जाते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया 6, देखो यहाँ बना रहे 3 4 5 6, अब केवल 4 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे लोअर वाला तो ये S यानी 2, और हाईएस्ट वाला हम कहेंगे 4 और 2 6 ही ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम जाएंगे। हालांकि तुम कहोगे कि हम लोग तो जानते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और 3 होता है, आते हैं उस पर भी कि 2 और 3 ही क्यों हम लोग कहते हैं कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। तो ट्रेंड ये कहते हैं कि अगर कोई तुमसे पूछे कि अलोंग सीरीज 3D सीरीज जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेट करो कि कैसा ट्रेंड है, तो आप ये समझ रहे हैं कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, इनफैक्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी अगर आप बात करेंगे कि कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो स्कैंडियम सिर्फ एक दिखा रहा है, देखो उसके बाद यहाँ देखो 3 हो रहा है, यहाँ 4 हो रहा है, ऐसे करके इस तरफ से मैग्नीज तक जो मिडिल मेंबर है वहां तक नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। आयरन ऑनवर्ड्स क्योंकि पेयरिंग हो जा रहा है तो वहां से ऑक्सीडेशन स्टेट का जो नंबर्स है, नंबर्स मतलब एक दिखाता है कि 2 की 3 4, वो डिक्रीज होता जाएगा। और फिर जिंक पर जैसे ही तुम लाओगे लास्ट मेंबर, तो क्योंकि ये 3D10 हो गया, फुल्ली फिल्ड हो गया, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी में बचा ही नहीं, तो ये फिर सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2। नेक्स्ट जो तुमसे क्वेश्चन होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा एलिमेंट शो करता है, तो देखो यहाँ हम क्या बोले कि जो आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पहुंच रहे हैं 7 तक, वो किस में पहुंच रहे हैं, मैग्नीज में। तो अगर क्वेश्चन होता है कि नेम द एलिमेंट विच शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, हम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कह रहे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑस्मियम शो करता है +8 OsO4 में, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, गिनती से कि कोई 2 दिखा रहा, कोई 1 दिखा रहा, जैसे कह रहे हो ना स्कैंडियम एक ही स्टेट दिखा रहा +3, तो वैसे ही मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज एग्जिबिटेड बाय Mn, मैग्नीज। मैग्नीज +2 से लेकर के +7 तक, यानी 3 4 5 6 7, ये सारा स्टेट शो करता है। अब कौन सा स्टेट ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम है, किसमें इजीली ट्रांजिशन हो पाएगा, कौन किसमें नहीं चेंज हो पाएगा, वो डिपेंड करेगा फर्दर स्टेबिलिटी पे, जिसको आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि सबसे ज्यादा नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट Mn शो करता है, और ये क्यों शो करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो मैक्सिमम नंबर ऑफ S एंड D इलेक्ट्रॉन्स, या हम यहाँ पे लिख दे रहे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब किसी के दिमाग में ये आएगा कि टीचर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ रहा था 5 और 1, तो हम कहेंगे 5 और 1 6 ही हुआ, 5 और 2 कितना हो गया 7 हो गया। क्यों कहोगे अनपेयर्ड तो यहाँ ज्यादा है, हम कहेंगे नहीं, अनपेयर्ड उस रिस्पेक्ट में नहीं ले रहे, यहाँ इस 2 के बाद यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 के बाद तुम जैसे ही 2 पे जाओगे उसके बाद और 4 ही बच रहा है ना। तो आप कहेंगे Mn shows maximum number of oxidation state due to presence of maximum number of unpaired electron। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको यहाँ याद रखना चाहिए वो ये कि जो तुम्हारा हम बोले ना कि 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है,
एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट विच करेस्पॉन्ड्स टू s इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ केवल s इलेक्ट्रॉन का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि s इलेक्ट्रॉन मेटल जो है वो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन था और इसको मेटल लूज कर रहा था, इधर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कंपाउंड होगा उसका बिहेवियर थोड़ा सा कैसा होगा, आयनिक बिहेवियर को शो करेगा, ठीक है। जबकि जब आप हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएंगे तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में याद करो वैसे भी जो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है वो कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, तो इसमें आपके पास NS के साथ साथ आप कह रहे हैं कि N-1 डी इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट किया है। ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट विल करेस्पॉन्ड्स टू कोवलेंट कंपाउंड, मतलब अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उस कंपाउंड का कोवलेंट नेचर जो है वो होगा। और अगर आप दो ऑक्सीडेशन स्टेट को कंपेयर करते हैं, याद करो 11th क्लास में पढ़े थे फजन रूल, क्या कहता था फजन रूल, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे अभी क्योंकि ऐसे ही लेक्चर ये काफी लंबा होगा, टॉपिक ही ऐसा है, इसमें बहुत सारा पॉइंट्स है। फजन रूल क्या कहता था, याद करो, कोवलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ कटायन, है ना, यहाँ पर कह रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कटायन, जो भी मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा। तो जैसे अगर मान लो हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं कि चलो बताओ FeCl2 एंड FeCl3 विच इज मोर कोवलेंट, ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आयरन +3 स्टेट पे या +2 स्टेट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो है वो क्या होगा, ज्यादा कोवलेंट होगा। अगर हम तुमसे पूछते हैं कि मेरे पास MnO है, MnO हम कह रहे हैं, और मेरे पास Mn2O7 है, बताओ विच इज मोर कोवलेंट, तो ध्यान रखना होगा कि ये +7 है और ये +2 है ना, लिखोगे ना x +-2 ऑक्साइड का, तो दैट विल बी इक्वल टू 0, सो x विल बी इक्वल टू +2, यहाँ भी वैसे फाइंड करोगे तो Mn का +7 आएगा, सो +7 ये वाला जो है वो ज्यादा कोवलेंट होगा। एक ये चीज की ज्यादा कोवलेंट कौन सा है, आयनिक कैरेक्टर किस में आता है, और इसी से आपको ये भी समझ में आ रहा है कि डी ब्लॉक कंपाउंड में आयनिक और कोवलेंट दोनों कैरेक्टर है, ये पहले भी एक बार बात कर चुके हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल किसके प्रेजेंस में एग्जिबिट करता है, मतलब ठीक है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा मगर लेने वाला कौन है, तो ये चीज तुम पहले केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हो कि इलेक्ट्रॉन खींचने का जो टेंडेंसी है, यानी जो सबसे दबंग एलिमेंट तुम्हारे पीरियोडिक टेबल में है जो कि सबके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेता है, इवन जेनन को भी नहीं छोड़ता जो कि नोबल गैस है, वो एलिमेंट कौन है, फ्लोरीन, बिकॉज फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो नेक्स्ट हम यही कह रहे हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो हम ये कह रहे हैं कि जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड है नोबल गैस इसी दोनों के साथ शो करेगा, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब यहाँ फिर आपसे सवाल होगा कि अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, एक तो पहले जो सवाल होगा कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल क्यों शो करता है, जैसे अगर हम कह रहे हैं Mn+7 तो वो +7 ऑक्साइड के साथ ही क्यों दिखाता है, Mn+7 वाला हम लोग ब्रोमाइड आयोडाइड क्यों नहीं लिखते, हाइड्राइड क्यों नहीं लिखते, या अगर हम कहते हैं सपोज कोबाल्ट +6 दिखाता है या वेनेडियम +5 दिखाता है तो वो +5 ऑक्साइड में ही वो दिखा रहा है, तो क्यों ऑक्सीजन के साथ ही क्यों, तो जवाब यही है बिकॉज दे आर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींचने का टेंडेंसी सबसे ज्यादा उसी में है। लेकिन फिर सवाल होता है कि तब तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो मैग्नीज जो है वो फ्लोरीन के साथ तो बस +4 ही स्टेट दिखाता है, यानी Mn4+ ही बनाता है, MnF7 तो नहीं बनाता कभी, जबकि ऑक्सीजन के साथ हम यहीं पर दिखा रहे तुमको कि ऑक्सीजन के साथ तो वो +7 तक दिखाता है, Mn2O7 है, ऑक्सो एनायन भी है, इनफैक्ट MnO4- भी हम लोग दिखाते हैं, इसमें भी मैग्नीज का +7 है। तो ऑक्सीजन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसके साथ +7 और फ्लोरीन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके साथ +4, ऐसा क्यों,
तो देखो, जब चीजों को हम इसीलिए बार बार तुमको कह रहे हैं कि थोड़ा कनेक्ट करके जब समझोगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि कुछ भी ऐसा नायाब सा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। अच्छा रीजनर होने के लिए आपको सिर्फ एक टेक्निक होना चाहिए कि हम रीजनिंग के कंटेंट को हम समझें। देखो, ट्रांजिशन मेटल है Mn, साइज कुछ बहुत बड़ा तो आप एक्सपेक्ट कर नहीं रहे, ये Mn है मान लो, ये दूसरा इधर भी Mn दिखा रहे हैं, ठीक। 4 फ्लोरीन तुम यहाँ पर लगा रहे हो, टेट्राहेड्रली लगाओगे। फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, वो 2 बॉन्ड बना नहीं सकता, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सबसे इलेक्ट्रॉन खींचता है और ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। डी ऑर्बिटल है नहीं कि वो ज्यादा लेकर के कहीं रख पाएगा, बस ऑक्टेट ही पूरा करेगा। एक बॉन्ड वो बना लिया। जब वो एक बॉन्ड बना लिया तो देखो फ्लोरीन के पास बहुत सारा लोन पेयर बचेगा, तो लोन पेयर में थोड़ा रिपल्सन भी तो होगा ना। अब मैग्नीज का सरफेस इतना नहीं है, सरफेस एरिया, जैसे कहते हैं ना एक छोटा डाइनिंग टेबल है तो उसके चारों तरफ आप कम ही चेयर डाल पाएंगे, 4 ही चेयर डाल पाएंगे। टेबल अगर बड़ा है, यानी अगर सरफेस एरिया बड़ा होता तो फिर भी जैसे आयोडीन साइज बड़ा है तो चलो IF7 बन जाता है कि फ्लोरीन थोड़ा दूर दूर जाता और फिर ये बन जाता, लेकिन फिलहाल तो मैग्नीज का साइज छोटा है, इसीलिए MnF7 नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर आप इतने छोटे एरिया पे साथ साथ फ्लोरीन लगा देंगे तो इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन ही, हम कह रहे इतना ही बड़ा Mn है और इस पे हम साथ साथ फ्लोरीन जो है वो चिपका दिए कि रखो भाई अब तुम साथों फ्लोरीन, तो क्या होगा, बहुत नजदीक नजदीक फ्लोरीन आ जाएगा और फिर लोन पेयर रिपल्सन इतना ज्यादा होगा कि उसको तो फिर टूटना ही पड़ेगा, तो स्टेबिलिटी रहेगा ही नहीं, इसीलिए वो बनता ही नहीं, ठीक है। अब कोई कहेगा तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ जो साथ साथ ऑक्सीजन लग गया वो कैसे लग गया, मतलब Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्साइड के साथ कैसे दिखा दिया, क्या साइज बड़ा हो गया? हम कहेंगे नहीं, Mn अभी भी वैसा ही है भाई, ये Mn है, ये आपका एक ऑक्सीजन हम दिखा रहे हैं, ये दूसरा Mn दिखा रहे हैं। अब इसके साथ जब आप ऑक्सीजन, रिमेनिंग ऑक्सीजन को जब आप इसके साथ कनेक्ट कर रहे, 3 ऑक्सीजन और बचेगा ना, जब तुम रिमेनिंग 3 ऑक्सीजन को यहाँ कनेक्ट कर रहे हो तो तुम ये समझ रहे हो कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए, इसको यहाँ नहीं बना, यहाँ टेट्राहेड्रली हम दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक्चुअली टोटल 2 बॉन्ड बनाना है। अब ये जो दूसरा बॉन्ड बनेगा, तुम जान रहे हो कि ये बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड। ऑक्सीजन कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, पी ब्लॉक में पढ़े हो। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, कोई कहेगा क्या टीचर यहाँ पर लोन पेयर का कोई रिपल्सन नहीं होगा, हम कहेंगे होगा, लेकिन उस, ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड है इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पी पाई बॉन्डिंग है, ऑक्सीजन कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, तो इस पी पाई बॉन्ड के वजह से Mn, क्योंकि ऑक्सीजन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड, इसीलिए वो +7 स्टेट जो है वो शो कर पा रहा है, जबकि Mn जो है वो फ्लोराइड में +7 स्टेट शो नहीं कर पा रहा, सिर्फ +4 ही स्टेट शो कर पा रहा है। लेकिन इन जनरल आप ये याद रखेंगे कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है, वो किसके प्रेजेंस में दिखाता है, फ्लोरीन और ऑक्साइड के प्रेजेंस में। जैसे हम अभी तुमको बताएं कि अगर वैनिडियम, हम कह रहे थे इसके पहले तुमको ये दिखाए थे कि वैनिडियम को अगर देखोगे तो वो उसका हाईएस्ट कितना हो रहा है, +5, तो ये +5 वो वैनिडियम पेंटा ऑक्साइड में दिखा रहा है। ये भी दिखा रहा है, अगर हम इसके लिए भी बात करें तो ऑक्सो एनायन CrO4 2-, और ऐसे अगर बात करोगे तो CrO3, टाइटेनियम भी बना रहा है TiO2, वैसे ही Mn भी हम बोले बना रहा है Mn2O7, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, और जब फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में बात करें तो एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास ये प्रॉपर्टी। अब कुछ पॉइंट्स ऐसा बात करेंगे जो तुमको समझना चाहिए, नोट्स के फॉर्म में हम एक एक करके उसको डिस्कस कर रहे हैं, तुम देखो एक एक पॉइंट को और दिमाग में थोड़ा उसको रखने के बारे में सोचो कि इसको हम दिमाग में थोड़ा डाल करके रखेंगे, ऐसा नहीं कि वोलाटाइल उड़ा देंगे। सबसे पहला चीज आप ये याद रखेंगे कि D0 मतलब क्या हुआ, नोबल कॉन्फ़िगरेशन, D5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, D10 फुल फिल्ड d ऑर्बिटल, और एक याद करो बात करते थे D3 हाफ फिल्ड T2G, है ना, ये हो गया नोबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड T2G,
यहाँ पर हाफ फिल डी ऑर्बिटल और ये फुल फिल डी ऑर्बिटल, these orbitals are extra stable, ये थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, these are extra stable। इसमें अगर पूछोगे कि सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल टीचर, तो हम कहेंगे ये नोबल कॉन्फ़िगरेशन है। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, याद करो, स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन। ये हाफ फिल डी ऑर्बिटल और ये हाफ फिल T2G, ठीक है। तो दीज आर एक्स्ट्रा स्टेबल, मतलब अगर इसमें से कोई स्टेट अगल बगल में है तो जाहिर है आपका मेटल आयन यहाँ जाना चाहेगा। कहोगे टीचर इसका अब एप्लीकेशन क्या है, तो देखो इसका एप्लीकेशन कितना सारा है, जिसमें से कुछ हम डिस्कस कर भी चुके, लेकिन फिर भी हम यहाँ रिपीट करेंगे। सबसे पहला, स्कैंडियम जो है वो +3 स्टेट ही शो करता है, क्यों? क्योंकि स्कैंडियम 3+ जब आप लिखते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है D0। तो आप क्या लिखेंगे, स्कैंडियम शोज +3 स्टेट ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ D0 कॉन्फ़िगरेशन। देखो नोट्स में ये सारा चीज तुमको मिलेगा, पीडीएफ में ये सारा चीज आपको मिलेगा, चीजों को यहाँ समझ लो। उसके बाद पीडीएफ जो है अगले लेक्चर में या 2 क्लास के बाद तुमको, ये जो लास्ट लेक्चर जब होगा डी ब्लॉक का, तो उसमें तुमको पीडीएफ हम डाल देंगे, पीडीएफ तुम आराम से डाउनलोड करो और एक बार उसको पढ़ जाना सारी चीज को। ये हो गया तुम्हारा ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ D0। उसके बाद सेकेंड चीज ये कह रहे थे कि कॉपर जो है वो +1 स्टेट क्यों शो करता है, क्यूपरस क्यों बनता है। तो इसके लिए हम तुमको बताए कि जब तुम Cu+ लिखते हो तो कॉन्फ़िगरेशन आता है आर्गन 3D10, और हम लोग जानते हैं कि 3D10 मतलब ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो स्टेबल है इस वजह से D10 बनता है, और इसी के वजह से तुमको रिडक्शन पोटेंशियल में बताए भी थे कि ये क्वेश्चन होता है कि Cu से Cu+ जो है वो बड़ा इजीली चला जाता है, क्यों? लेकिन अब फिर यहाँ तुमको जो है इससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन हुआ, आप कह रहे D10 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है इसलिए कॉपर +1 बनाता है, यानी क्यूपरस आयन बनता है। तो अब तुमसे एक क्वेश्चन इसके अगेंस्ट में डालेगा कि क्यूपरस सॉल्ट जो है यानी कॉपर +1 जो है वो, उसको जब हम लोग एक्वस सॉल्यूशन में बात करते हैं तो वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्यों शो करता है। डिसप्रपोर्शनेशन कहते हैं हम लोग वैसे रिएक्शन को जिसमें सेम चीज ऑक्सीडाइज भी हो और वही चीज रिड्यूस भी हो, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज, यानी कॉपर जो है क्यूपरस से क्यूपरिक में भी जाता है और कॉपर मेटालिक कॉपर भी बनाता है। तो क्वेश्चन यही होता है कि जब क्यूपरस ही आपका स्टेबल था, +1 ही आपका स्टेबल है, तो +2 में वो क्यों जाएगा भाई। यहाँ आप कह रहे कि D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल, यहाँ आप और एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे D9 हो जाएगा, तो ये 10 से जो है वो 9 में क्यों चला जाएगा। या क्वेश्चन होगा कि एक्वस सॉल्यूशन में क्यूपरस के कंपैरिजन में क्यूपरिक सॉल्ट जो है वो मोर स्टेबल क्यों है। और ये क्वेश्चन ठीक ही है, क्वेश्चन जायज ही लगेगा तुमको, इसलिए लगेगा क्योंकि एक बार तुम कह रहे हो कि कॉपर +1 इसलिए बना रहा है क्योंकि वो D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो पूछा तो जाएगा ही कि जब D10 कॉन्फ़िगरेशन ही था तो जब जब हम लोग क्यूपरस सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में उसको थोड़ी देर छोड़ते तो वो क्यूपरिक फॉर्म में क्यों चेंज हो जाता है। तो चेंज तो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्यूपरिक वाला स्टेबल है। तो सवाल है कि क्यों, कैसे ये ज्यादा स्टेबल हो गया भाई, जब वो D10 कॉन्फ़िगरेशन था तो ये कैसे स्टेबल हो गया, ये यहाँ से यहाँ आता ही क्यों है। तुमको तो हम अभी बताएं कि +1 से +2 में जाने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अगर तुम यहाँ से आगे के प्रोसेस को समझो कि आखिर यहाँ से यहाँ होता क्या होगा। तो देखो क्या होता है, क्यूपरस एक्वस में यानी जब तुम Cu+ को पानी में डालोगे, एक ही पॉजिटिव चार्ज है, वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा लेकिन कम करेगा, यानी जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो एक्सोथर्मिक होता है, ये माइनस निगेटिव होगा एक्सोथर्मिक इसलिए। तो हम कह रहे क्यूपरस आयन के लिए जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा, क्यूपरिक आयन बनने के बाद, कहोगे यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिए, अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक आपको क्या चाहिए, तो सिर्फ एक आपको सेकेंड आयनाइजेशन इंथैल्पी ही तो देना है, ये आप देंगे तो ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा। और हम कह रहे हैं कि अगर यही रह जाता तब जो एनर्जी रिलीज होता, एक्वस पानी में डाल रहे हो तो क्यूपरस आयन को वाटर सराउंड करेगा ना, वाटर का डाइपोल,
निगेटिव जो है उसके नजदीक और पॉजिटिव जो है वो दूर हाइड्रेशन के लिए। और क्योंकि उसके वजह से स्टेबिलिटी क्यूपरस आयन का बढ़ गया, जो भी आयन होता है हाइड्रेशन के बाद उसका स्टेबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि बाहर से कोई दूसरा आयन डायरेक्ट इसको अटैक नहीं कर पाएगा, एक शील्ड बन गया वाटर का। तो स्टेबिलिटी बढ़ने से जो एनर्जी कम हुआ उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी जो है वो रिलीज हुआ। पहले मान लो ऐसा क्यूपरस होता, मान लो गैसियस स्टेट में, इसका एनर्जी था सपोज 50 जूल। केवल सुनो, जब ये एक्वस हो जाएगा तो हम कह रहे हैं इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। अगर स्टेबिलिटी बढ़ गया मतलब एनर्जी घट गया, 50 से मान लो 10 जूल हो गया, एनर्जी घट गया, तो बाकी का 40 जूल रिलीज होता ना जी। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग केवल बात को समझिए। तो उसी एनर्जी को कहते हैं, क्योंकि वाटर के अट्रैक्शन के बाद वो एनर्जी रिलीज हुआ, तो हाइड्रेशन के बाद एनर्जी रिलीज हुआ, इसीलिए उसको हाइड्रेशन एंथैल्पी कहते हैं। ये सब चीज 11 में टर्म पढ़े हो, और नहीं पढ़े हो तो थोड़ा पढ़ना चाहिए 11 क्लास पे। अभी जब बीच बीच में गैप मिले ना तो थोड़ा उसको जो है रिवाइज करना चाहिए। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारा क्यूपरिक है, जब तुम इसके लिए बात करोगे तो क्योंकि यहाँ +2 चार्ज है, तो वाटर के डाइपोल को क्यूपरस के कंपैरिजन में ये तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि क्या कहते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। ये तो चलो ठीक है, यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही था, लेकिन ये चार्ज यहाँ कम था, यहाँ ज्यादा है, तो ये वाटर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी वाटर क्यूपरिक को ज्यादा सराउंड करेगा, उसके स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा, और इसीलिए एनर्जी को ज्यादा घटाएगा। तो एनर्जी जो क्यूपरिक के केस में हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगा, होगा वो भी नेगेटिव, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा होगा, ज्यादा एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगा। ये एनर्जी इतना ज्यादा होगा कि वो इजिली सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी को क्या करेगा, ओवरकम करेगा। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि क्यूपरस जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाता है। यानी आप सिंपली एक लाइन कहते हैं, ज्यादा आपको भाषण यहाँ देना नहीं है, डायरेक्ट आप एक लाइन कहते हैं कि बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ क्यूपरिक आयन इज मच ग्रेटर देन क्यूपरस आयन, that amount of hydration enthalpy can easily overcome second ionization enthalpy। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इसको बड़ी आसानी से दे देता है। देखो हम तब से कह रहे कि क्वेश्चन सब बड़ा कनेक्टिंग है, जैसे ही तुम्हारा एक पॉइंट खत्म होगा ना, दूसरा पॉइंट जो है वहां पर तैयार है आपसे उसके अगेंस्ट में जाने के लिए। तब क्वेश्चन अब क्या होगा, क्वेश्चन होगा कि ठीक है भाई, आप तो प्रूफ कर दिए कि क्यूपरस से क्यूपरिक जो है वो ज्यादा स्टेबल है, तब फिर क्यूपरस बनना ही क्यों है? ये जो तुम कह रहे हो कि D10 कॉन्फ़िगरेशन से बनना है, तो क्वेश्चन होगा चलो ठीक है वो भी, लेकिन तब क्वेश्चन होगा अगर क्यूपरिक इतना ही स्टेबल था तो जो हम लोग लिखते हैं ये देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कॉपर टू Cu2+, इसका वैल्यू होता -0.34 वोल्ट। माइनस मतलब नॉन फिजिबल, और उल्टा रिडक्शन पोटेंशियल जो हम लोग बात करते हैं E0 Cu2+ टू Cu, ये जो है ये पॉजिटिव है, मतलब +0.34 वोल्ट। पॉजिटिव मतलब फिजिबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब नॉन फिजिबल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये स्टेबल ही था तो फिर कॉपर जो है वो Cu2+ में जाना क्यों नहीं चाहता, ये क्यों नहीं बड़ा आसानी से हो जाता है? ये मेरा सॉलिड कॉपर है, ये बड़ा आसानी से इसमें चला जाता क्यूपरिक में। तो जवाब है देखो, क्यूपरस से क्यूपरिक के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट था दैट वाज ओनली सेकंड हाइड्रेशन एंथैल्पी, सॉरी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये जो हाइड्रेशन एनर्जी का डिफरेंस था वो इसको आसानी से ओवरकम कर देगा। लेकिन जब आप कॉपर से Cu2+ में जाने के बारे में बात करते हैं तो देखिए सारा स्टेप क्या होगा। आप पहले सॉलिड कॉपर से जाएंगे क्यूपरस मतलब कॉपर गैस में, ये हुआ एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, केवल देखते जाओ चीजों को। उसके बाद आप जाएंगे Cu+, पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाएंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब देना है। उसके बाद आप जाएंगे Cu2+, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। मेरी बात बार बार समझो, ये सब एंडोथर्मिक है, ये सब देना है आप।
ये सब आपको सप्लाई करना है। और तब आप Cu2 प्लस से Cu2 प्लस एक्वस में जा रहे हैं तो जो एनर्जी है वो रिलीज हो रहा है हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये रिलीज हो रहा है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, तुम खुद से ये समझो कि क्या ये पॉसिबल है कि क्यूप्रिक का हाइड्रेशन एंथैल्पी इतना ज्यादा हो जाए कि वो इस सब के समेशन को, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन या इसी को कहो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, यहाँ पर दोनों सेम ही हो जाएगा कि आप पहले उसको गैसियस एटम में चेंज कर रहे हैं। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन प्लस फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी प्लस सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब से हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हो जाए, यानी इस तीनों को ओवरकम कर दे, ये पॉसिबल नहीं। तो यही कहते हैं कि बिकॉज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इस तीनों के सम को ये ओवरकम नहीं कर पाता, इसीलिए यहाँ से यहाँ आने का प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, और इसीलिए रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू क्या, नेगेटिव। अब एक क्वेश्चन जो यहाँ पर होता है, हालांकि ये भी एक्सेप्शन है और इसको आप याद रखेंगे कि जब आप यहाँ पर ये कह रहे हैं कि क्यूप्रिक जो है, क्यूप्रिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, यानी क्यूप्रिक क्लोराइड क्यूप्रस क्लोराइड से एक्वा सॉल्यूशन में ज्यादा स्टेबल है, लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शन है एंड दैट एक्सेप्शन इज क्यूप्रस आयोडाइड। क्यूप्रस आयोडाइड जो है वो क्यूप्रिक आयोडाइड के कंपैरिजन में ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। सवाल है ऐसा क्यों होता है? जवाब बड़ा आसान सा है, अगर तुमको याद होगा आयोडाइड, तो तुमको ये भी ध्यान होगा कि आयोडाइड इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग उसको कहते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और दूसरे को रिड्यूस करे। तो क्योंकि आयोडाइड में बड़ा अच्छा टेंडेंसी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन बड़ा आसानी से लूज करता है, और आई आप आई के फॉर्म में तो लिखते नहीं है, डाई एटॉमिक है तो आप I2 के फॉर्म में लिखते हैं। ये जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, क्यूप्रिक, ठीक है क्यूप्रिक ही पहले बनेगा, कॉपर और आयोडीन से पहले क्यूप्रिक आयोडाइड ही बनेगा, लेकिन ये जो कॉपर था वो इस इलेक्ट्रॉन को जैसे ही गेन करेगा, गेन करने के बाद ये किस में चेंज हो जाएगा, क्यूपरस फॉर्म में। यानी आप कहेंगे कि क्यूपरस आयोडाइड इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि आयोडाइड इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सो इट रिड्यूसेस क्यूपरिक इनटू क्यूपरस। वो फिर से क्यूपरिक अगर बन भी रहा है तो उसको जो है वो क्यूपरस में ले आ रहा है। इसी पॉइंट से मिलता जुलता है एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि आयरन के लिए अगर हम बात करें कि ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा है, तो याद करो आयरन क्या होता था, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d6, यही ना, 4s2 3d6। तो अगर देखो तो आयरन जब अपना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, यानी आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन जब हट गया तो आयरन विल फॉर्म +2 स्टेट, 3d6 हो गया ये। और क्योंकि अभी तुरंत हम बताएं हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, तो ये 3d6 इज वेरी क्लोज टू, रादर यू कैन से एडजेसेंट टू d5 कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तुरंत अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये बना लेगा Fe3+। क्यों? इसलिए क्योंकि D5 इज मोर स्टेबल देन D6, यानी आप यहाँ पर कहेंगे ये एक्स्ट्रा स्टेबल है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री फैक्टर, हम लोग वहां पर कहते थे जब तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़े थे तो एक्सचेंज एनर्जी भी इंक्लूड करते थे, लेकिन ठीक है ये एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री ये कह सकते हो। और क्योंकि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है तो ये यहाँ बहुत आसानी से आना चाहेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। और याद करो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो क्वेश्चन ये भी होगा कि फेरस जो है, फेरस सॉल्ट्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, तो आप यही कहेंगे कि बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फेरस जो है वो फेरिक में चेंज होना चाहता है। ऐसे ही क्वेश्चन तुमको मैग्नीज से भी होता है, क्वेश्चन करवाते हैं आगे, क्रोमियम से भी होता है, तो क्वेश्चन लेते हैं बाद में। लेकिन फिर अब इसके कॉन्ट्राडिक्शन में एक क्वेश्चन और होगा। क्वेश्चन ये होगा कि जब आप कह रहे हैं कि F3 is more stable than Fe2 plus, Fe3 plus is more stable because it has half filled d orbital, तो जब हम लोग आयरन और HCl का रिएक्शन करवाते हैं
तुम समझ पा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट होगा, हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा आयरन और खुद हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये होगा कि तब तो FeCl3 बनना चाहिए ना, क्योंकि आयरन जो है वो +3 स्टेट में आना चाहिए, बिकॉज +3 स्टेट इज मोर स्टेबल, लेकिन बनता FeCl2 ही है। तो क्वेश्चन तुमसे यही होगा कि भाई ये क्यों बना, फेरिक क्यों नहीं बना। तो अगर तुम आयोडाइड वाला चीज ध्यान रखे होगे तो तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के ऐड होने को ही बोलते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर फेरिक बने भी तो ये हाइड्रोजन उसको वापस किसमें चेंज कर देगा, फेरस में। इसीलिए इस वाले रिएक्शन में फेरिक क्लोराइड नहीं बन करके फेरस क्लोराइड ही बनता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है वो ये कि ट्रांजिशन मेटल यानी डी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट में, डी ब्लॉक एलिमेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और पी ब्लॉक जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसमें कुछ डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, यहाँ जो दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो डिफर करता है बाय यूनिटी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर तुम कहते हो कॉपर, तो कॉपर क्या कहते हो, +1 दिखाता है, +2 दिखाता है। जब तुम कहते हो आयरन तो तुम क्या कहते हो कि वो +2 दिखाता है, +3 दिखाता है, +4 दिखाता है, लाइक दिस। लेकिन जब पी ब्लॉक में आप बात करते हैं तो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस जो होता है वो होता है 2 का। जैसे एग्जांपल के लिए जब आप, और क्यों होता है वहां पर बताए हैं पी ब्लॉक में कि एक इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट गिव्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। याद करो, जैसे मान लो सल्फर, तो सल्फर कहते हो +6 दिखाता है, उसके बाद +4 दिखाता है, देन +2 दिखाता है, लाइक दिस। मान लो क्लोरीन कहते हो तो क्या कहते हो, वो +7 दिखाता है, देन +5 दिखाता है, +3 दिखाता है, +1 दिखाता है। तो जीरो एक एटॉमिक स्टेट में, अदरवाइज कंबाइंड स्टेट में फिर -1 दिखाता है। तो ये जो डिफरेंस है ये कितने का आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है 2 का, ये डिफरेंस आ रहा है 2 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 1 का। एक ये डिफरेंस है डी ब्लॉक और पी ब्लॉक के ऑक्सीडेशन स्टेट में। दूसरा जो डिफरेंस है, याद करो कि पी ब्लॉक में हम लोग क्या कहते थे कि जो हेवियर मेंबर था, हेवियर मेंबर में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। फिर से कह रहे, हेवियर मेंबर में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल होता था। जैसे, और इसके पीछे कारण दिखाते थे हम लोग, इनर्ट पेयर इफेक्ट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अदरवाइज ये लेक्चर लंबा होगा बहुत। ऐसे ही ये टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें काफी सारा पॉइंट्स है। जैसे मान लो हम बात करें ग्रुप 15, सपोज करो ग्रुप 15 मतलब नाइट्रोजन वाला फैमिली, नाइट्रोजन था ऊपर वाला और सबसे लास्ट में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। ठीक है, तो ये जो बिस्मथ था तुम्हारा लास्ट मेंबर, ऐसे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे, NH2 NP3। ग्रुप 15 के लिए यही आप लिखेंगे। वहां लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब होता था P यानी +3, और हायर मतलब P एंड S यानी +5। तो बिस्मथ में +3 विल बी मोर स्टेबल देन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 3+ से बिस्मथ का +3 ज्यादा स्टेबल होगा, और +5 अगर बात करोगे तो नाइट्रोजन में ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ट्रांजिशन मेटल में ऐसा नहीं होता। ट्रांजिशन मेटल में हेवियर मेंबर अगर आपका है तो हेवियर मेंबर में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आपका होता था जिसमें N-1d इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व था, सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल इन हेवियर मेंबर। कहोगे इससे क्या हम करेंगे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। इससे आप ये करेंगे कि अगर आपसे हम कभी ऐसा क्वेश्चन देते, देखो सबसे ऊपर है क्रोमियम, उसके ठीक नीचे है मॉलिब्डेनम और उसके नीचे है टंगस्टन। अगर हम कभी तुमसे क्वेश्चन कहते हैं कि बताओ क्रोमियम का हाईएस्ट हम बताएं +6, तो तुमसे क्वेश्चन होता कि बताओ CrO4 2- और एक MoO4 2-, क्रोमेट और मॉलिब्डेट विच इज मोर स्टेबल। तो क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर 6 वाला स्टेट है, तो आप कहेंगे मॉलिब्डेट इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन। इसके बाद
सारा कुछ तो इंक्लूड हो गया, बस एक चीज को तुम ध्यान रखोगे कि जब कभी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन जैसा वर्ड दिखे या किसी भी आयन के स्टेबिलिटी को लेकर के बात हो कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल क्यों है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं बनता, तो जो सबसे पहले पॉइंट बताया कि D0, D5, D10 एंड D3 दीज आर मोर स्टेबल स्टेट, तो आपका काम है कि आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट एक बार देखते हुए कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और चेक करिए कि कौन सा स्टेट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है और उसी के वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा। जैसे देखो, अब अगर तुम चीजों को सही से समझे हो तो पहले तो एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लो ताकि सारे चीजों को रिकॉल कर पाओ और फिर ये देखो कि क्या ये क्वेश्चन तुम इजीली कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहला क्वेश्चन है Mn2 प्लस कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2 प्लस कंपाउंड। मोर स्टेबल मतलब वो चेंज नहीं होना चाहेगा। अब किसके रिस्पेक्ट में, तो कहा जा रहा है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू +3 स्टेट, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है, और इस तरह के क्वेश्चन में आपको कॉन्फ़िगरेशन पे हमेशा कमांड होना चाहिए कि आप कॉन्फ़िगरेशन सही ढंग से लिख पा रहे हैं। एक Mn2 प्लस है और दूसरा क्या है, Fe2 प्लस है। तुमसे कहा जा रहा है कि उसको ऑक्सीडाइज करना है +3 के लिए और इसको भी +3 के लिए, लेकिन ये स्टेबल है। स्टेबल है मतलब ये +3 में आसानी से जाना नहीं चाह रहा, जबकि इसके कंपैरिजन में ये 3+ में इजीली जाना चाह रहा है। आपको यही जवाब देना कि ये ऑक्सीडेशन के लिए, ऑक्सीडेशन मतलब आप एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। पहले भी मैंने कहा कि लियोजन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट कैसा होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। इस चीज को याद रखना, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसीलिए वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Mn3 प्लस पे गया। अब Mn2 प्लस जब तुम लिख रहे हो तो तुम कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते थे, आर्गन 25 होता है Mn का, 4s2 वो तो हट गया होगा यहाँ 3d5, और अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो अब ये D5 तो नहीं रहेगा, ये क्या हो जाएगा 3d4। खुद से डिसाइड करो क्या D5 D4 में जाना चाहेगा, विच इज मोर स्टेबल। D5 इज मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो क्यों चाहेगा D5 कि हम D4 में जाएं और खुद को जो है और वो अनस्टेबल कर ले, ये तो कम स्टेबल है उससे, इसीलिए ये इसमें जाना नहीं चाहेगा। लिखेंगे क्या, अगर रीजनिंग हो और आपको एक ही सेंटेंस लिखना है या असर्शन रीजन है तो आपको रीजन क्या वहां मिलने वाला है उस पर आते हैं, लेकिन पहले इस चीज को देखो कि ये हमको समझ में आया। जब तुम Fe2 प्लस में आते हो, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन आपको रिमूव करवाना है, तो Fe2 प्लस 26 होता है आर्गन का, सॉरी आयरन का, तो आर्गन 4s2 वो 2 इलेक्ट्रॉन आप हटा चुके हैं। इसके बाद आप लिखते हैं 3d6। जब एक इलेक्ट्रॉन D6 से हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा D5। अब खुद से देखो D6 ज्यादा स्टेबल या D5। ऑफकोर्स हम बोले हैं D0 यानी नोबल कॉन्फ़िगरेशन, D10 स्यूडो नोबल कॉन्फ़िगरेशन, D5 हाफ फिल d ऑर्बिटल एंड देन D3 हाफ फिल T2g, ये चारों एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो ये मोर स्टेबल है और हर कोई स्टेबिलिटी इंक्रीज ही तो करना चाहता है, तो ये तो तुरंत इसमें आना चाहेगा। इसी क्वेश्चन को थोड़े दूसरे तरह से भी कहते हैं, क्योंकि ये इजिली ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, ये आसान है, ये इजी है, तो क्वेश्चन ये भी होता कि Fe2 प्लस या ऐसे ब्रैकेट में Fe और ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखा रहता कि Fe2 कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Mn2 कंपाउंड्स। तो भी मतलब यही हुआ। और असर्शन रीजन में आप सिर्फ एक ही चीज लिखते हैं जो कि यहाँ भी इन्वॉल्व है, यहाँ भी इन्वॉल्व है। ये यहाँ से यहाँ क्यों नहीं जाना चाह रहा था, D5 के वजह से। ये यहाँ से यहाँ क्यों आ जा रहा, क्योंकि उसका D5 हो रहा। तो आप एक लाइन में सिर्फ ये लिखते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल और ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ D5 कॉन्फ़िगरेशन। जहां ऑलरेडी D5 है वहां स्टेबल, वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा स्टेबिलिटी, और जहां आगे जाकर के D5 मिल जाएगा वहां वो तुरंत जाना चाह रहा है D5 में।
अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो जरा सा सेकंड वाले क्वेश्चन पर ध्यान दो। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट Cr2 प्लस और Fe2 प्लस। ये इस क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि ये सेंटेंस में नहीं लिख करके तुमको ये देखो 3 से 2 रिडक्शन, 3 से 2 रिडक्शन, तुमको रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पर कह रहा है रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव मतलब मैंने क्या बताया, नॉन स्पॉन्टेनियस। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिडक्शन इज स्पॉन्टेनियस, पॉजिटिव है यानी स्पॉन्टेनियस, यानी Fe3 प्लस इजिली Fe2 प्लस में चला जा रहा है और Cr3 प्लस जो है वो Cr2 प्लस में इजिली नहीं जा रहा। तो ऐसे भी यहाँ से तुम समझ सकते हो, क्वेश्चन वही है, यहाँ तुमसे यही कहा जा रहा है कि अगर हम इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखें, ये रिडक्शन है तो ये उल्टा तरफ में ऑक्सीडेशन होगा। इसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका जो ऑक्सीडेशन है वो इजिली हो पाएगा, यानी ये, मेरी बात ध्यान से समझना, रिडक्शन नहीं हो पा रहा, रिडक्शन के लिए नेगेटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.41 हो जाएगा, सिर्फ साइन ही तो चेंज होता है। और इसके लिए जब तुम देखोगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी 2 से 3 पर जब आप जाओगे तो ये माइनस लिखना पड़ेगा, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी इसका रिडक्शन, ध्यान से समझो, रिडक्शन स्पॉन्टेनियस, ऑक्सीडेशन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस। दोनों बात वही है कि ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ क्योंकि इजिली ऑक्सीडाइज हो जा रहा, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये स्ट्रॉन्गर हुआ या Fe2 प्लस हुआ। तो डाटा देख करके तुमको वैसे भी समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऑक्सीडेशन होना, तो ऑक्सीडेशन इसके केस में स्पॉन्टेनियस होगा, रिडक्शन Fe2 प्लस का, Fe3 प्लस का जो है वो स्पॉन्टेनियस है, ऑक्सीडेशन Fe2 प्लस से Fe3 का नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। अरे हम क्या बोल रहे हैं समझो, यहाँ यही ना कहा जा रहा कि Fe3 प्लस से Fe2 प्लस जो है वो स्पॉन्टेनियस है, इस तरफ अगर स्पॉन्टेनियस है तो इधर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। और वैसे ही यहाँ अगर Cr3 प्लस से Cr2 प्लस अगर नहीं हो रहा है तो Cr2 प्लस से Cr3 प्लस, इस तरफ ये जा रहे रिडक्शन, ये जा रहे ऑक्सीडेशन, ये जा रहे रिडक्शन, ये जा रहे ऑक्सीडेशन, यानी इसका ऑक्सीडेशन इजीली नहीं हो रहा, वो तो ऊपर ही करके दिखा दी। इसका कहा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन जो है वो इजीली हो जाता, यानी हम ये कह रहे हैं कि Cr2 प्लस जो है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता, यानी आंसर तो जिसको ये डाटा दिख गया उसको तो समझ में आ गया कि आंसर विल बी Cr2 प्लस इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर हम ये नहीं दिए होते, ये और वाला क्वेश्चन नहीं दिए होते और तुमसे ऐसे पूछते कि बताओ ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो भी आप इसको ही ध्यान रखेंगे कि Cr2 प्लस इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। एक तो डाटा फेवर कर रहा है वो अलग बात है, दूसरा क्या चीज है जरा वो देखो। रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब तुमको जो प्रोसेस करना है वो करना है ऑक्सीडेशन, तो Cr2 प्लस कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्रोमियम एसिड 24 लिखते थे, आर्गन 4s1 3d5, लेकिन अभी 2 इलेक्ट्रॉन हटा लोगे तो 3d4 हो जाएगा। ठीक है, तुमसे कहा जा रहा, हम यही कह रहे हैं कि ये बड़ा इजिली 3 प्लस में चला जाएगा, यानी D3 बना लेगा। तो किसी को लगेगा हाँ टीचर अभी तुरंत तो आप बताए थे कि ये इजिली जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्यों, क्योंकि D3 इज एक्स्ट्रा स्टेबल। हम कहेंगे हाँ अगर इतना ही भर होता तब तो फिर हम ये बताते ही नहीं क्वेश्चन यहाँ पर कि ये एक्स्ट्रा स्टेबल है हाफ फिल T2G, इसीलिए ये यहाँ जाना चाह रहा। लेकिन तुमसे एक दूसरा चीज भी तो कहा जा रहा है, तुमसे कहा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दो हम क्या बोले कि ये तो Cr2 प्लस Cr3 प्लस में इजिली चला गया, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं Fe2 प्लस Fe3 प्लस में जाने के लिए जो उसका 2 प्लस से 3 प्लस में, यानी जब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जा रहे हैं तो वो निगेटिव क्यों हो रहा है, यहाँ से तो आप कह रहे थे 2 प्लस बड़ा आसानी से 3 प्लस में जाना चाहेगा, तो ये वैल्यू क्यों निगेटिव आता है, तो उसके पीछे का कारण ये है कि Cr2 प्लस से जब आप Cr3 प्लस में जा रहे हैं, यानी 4 से आप जब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड, और हम लोग जानते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए
खुद ही एक्साइटेड है, तुमको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन जब आप Fe2+ से Fe3+ में जाना चाहते हैं तो थोड़ा झंझट है, यानी इधर जाना चाह रहे तो थोड़ा झंझट है। झंझट क्या है? ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन रिमूव ही नहीं होगा, होगा, तभी तो Fe3+ बनता है। मगर यहाँ आपसे तो कंपैरिजन पूछा है कि Cr2+ के रिस्पेक्ट में बताइए, तो हम कह रहे उसके रिस्पेक्ट में ये काम जो है ना वो थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि Fe2+ मतलब D6। अब जो तुम इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो यहां से D5 करने के लिए तुम ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हटाओगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ताकि उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाए, जो ऑलरेडी पेयर्ड है वो थोड़ी डिस्टर्ब होना चाहेगा। तो आप यही एक लाइन लिखेंगे कि बिकॉज इन Fe2+ इलेक्ट्रॉन हैज टू बी रिमूव्ड अगेंस्ट पेयरिंग, मतलब पेयरिंग है वो आपको, इट हैज टू इलेक्ट्रॉन विच इज टू बी रिमूव्ड इज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि Cr2+ में इलेक्ट्रॉन विच इज टू बी रिमूव्ड इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए ये प्रोसेस जो है Cr2 से Cr3+, दिस इज इजियर, और ये थोड़ा सा जो है वो क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन जो आज के लिए लिए हैं वो ये कि क्वेश्चन है ऑफ द D4 स्पेसीज, मतलब ये भी D4 है और ये भी D4 है। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसका भी D4 आएगा और इसका भी D4 आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्ट्रांगली रिड्यूसिंग क्यों है? तो याद रखना, रिड्यूसिंग उसको कहते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो, मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज क्यों करना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज अगर करेगा तो D4 से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो, चार्ज बढ़ जाएगा पॉजिटिव, और D4 से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो क्या आ जाएगा, D3। अब तुम खुद ही जवाब दो कि ये इसमें क्यों जाना चाह रहा, क्योंकि D3 इज मोर स्टेबल, हाफ फुल T2G ऑर्बिटल। और फिर क्वेश्चन हो रहा कि Mn3+ स्ट्रांगली ऑक्सीडाइजिंग क्यों है? ऑक्सीडाइजिंग कहने का मतलब हुआ ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, खुद रिड्यूस होगा। तो खुद से समझो, जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन D4 से क्या हो जाएगा, D5 हो जाएगा। ये भी क्या है, ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ क्वेश्चन ये हुआ कि ये D4 से D5 में क्यों जाना चाह रहा, और ये D4 से D3 में क्यों जाना चाह रहा है? तो क्योंकि D3 is more stable than D4, at the same time D5 is also more stable than D4, हाफ फील्ड ऑर्बिटल सिमेट्री के वजह से ज्यादा स्टेबल है। आज के लिए बस इतना ही। अब जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज है उसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.